देखो इसको द्वार हो गया, उसको शायद रेक्टम बोलते हैं। अब रेक्टम मलद्वार जी, हाँ। ठीक है, एक एक शायद गुद्दा बोलते हैं। एक सिग्मोइड कॉलन होता है। चलो इसको इसको अब ड्रॉप करते हैं, तो जो मेन चीज है उस पे आते हैं। तो आपकी ग्रासनी के माध्यम से आपकी ना 2 रोटी जो थी, वो रोटी कहाँ पे आ गई? पेट के अंदर है, अमाशय में, पेट में आ गई वो। ठीक है, अब पेट में क्या होना है? पेट में होना जठराग्नि के माध्यम से क्या होना है? पाचन। ठीक है, लेकिन आवाज लगता है हमारा नहीं जा रहा। अभी अभी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है गुरुजी, आ रही है। आ रही है। जो 2 रोटी आपने खाई थी वो दांतों से आपने चबाई थी। ये दांतों से और जहाँ मल जमा होता है वो मलाशय है, जिसको अंग्रेजी में रेक्टम बोलते हैं। प्रणाम प्रणाम आचार्य जी। आज की टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है पाचन तंत्र। पाचन संस्थान है भैया। पाचन संस्थान, पाचन तंत्र। कोई कि काफने का कोई घर नहीं एक बार आप अपना माइक म्यूट कर दे। उपेंद्र प्रसाद जी, उपेंद्र प्रसाद, आप अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। तो भाई साहब कीजिएगा माइक म्यूट प्लीज। आपने जो 2 रोटी जो आपने चबाई थी दांतों के माध्यम से, वो आहार नाल से होती हुई आपके पेट में आ गई। पेट में आपकी जठराग्नि ने उनको पाचन करने का प्रयास किया। तो जब वो आपने क्या बोला कि उसको तुरंत क्या आ रहा है? मल। ठीक है, आपका पॉइंट यही था ना जी? तो जी। मल की स्थिति में आएगा, मल उस स्थिति में आएगा या तो अपशिष्ट पदार्थ आएगा या फिर दूसरा क्या चीज आती है? बताओ, आपको बताया था है? अनपचा भोजन। हाँ, तो भोजन पचा नहीं है वो। तो जब जठराग्नि कमजोर होगी तो क्या होगा? अपशिष्ट बनेगा या अनपचा भोजन बनेगा? एसिड बनेगा, एसिडिटी बनेगा, पूरा अम्ल बनेगा। अनपचा भोजन, अनपचा भोजन बनेगा। उसको आप एक दूसरा नाम ले रहे, वही बोल सकते हैं। जो भोजन पचेगा नहीं ना, तो उसको तुरंत हाथ जो है, छोटी हाथ उसको आगे बड़ी हाथ की तरफ धकेलेगी और वो आगे जाके मल द्वार के माध्यम से वो प्रेशर क्रिएट करेगा बाहर निकलने के लिए। ये उसका रीजन है कि उसको तुरंत जाके। अब आपको ठीक क्या करना है? आपको ठीक करना है उनकी अग्नियों को। अग्नि का मतलब क्या है? जठराग्नि। अब जठराग्नि ठीक कैसे होगी? जठराग्नि को ठीक करने के लिए उसके पाचन तंत्र को मजबूत करना है, पाचन संस्थान को मजबूत करना है। तो पाचन संस्थान को मजबूत करने के लिए पाचन संस्थान से संबंधित औषधियां दे और पित्त को संतुलित करे और अग्नि बढ़ाएंगे तो वो पाचन होने लगेगा। दूसरा, भोजन में परिवर्तन करे, ऐसा भोजन दे जो सरलता से पच सके। नहीं गुरुजी, उनको तो क्या है, भूख भूख लगेगी, लेकिन भूख भी लग जाएगी ना तो भी वो नहीं खा पाते हैं। और इसमें त्रिफला उपयोगी है क्या? ऐसे ऐसे नहीं, उसको केस को देखना पड़ेगा। त्रिफला सबको नहीं दे सकते। पहले तो देखो इसकी अग्नि के कारण, देखो एक तो भूख ना लगना, भूख भी तभी नहीं लगेगी जब पहला नहीं पचेगा, तो दूसरा कैसे खाएगा? तो इसके अंदर आप प्रयोग कर सकते हो। एक बना बनाया चूर्ण आता है हिंगवाष्टक का। ठीक है, वो अच्छा। अग्नि को बढ़ा देगा, भोजन में रुचि पैदा कर देगा। ठीक है, वो नहीं गुरुजी, गुरुजी उनको भूख तो लगती है, लेकिन उनका कारण यह है कि वो 2 से तीसरी खाएंगे तो उनको ना फ्रेश होना पड़ेगा, इसलिए नहीं खाते। वो भूख तो लगती है उनको। अभी मैंने एक प्रोसेस बताई, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, आप रिपीट करो उसको। वो जो भोजन है वो पच नहीं पा रहा और वो अपशिष्ट के रूप में, तो उसको वो हो गया, वो वहां पे अपशिष्ट नहीं, अपशिष्ट कब बनता है? जो अनपचा भोजन है, जो पचता नहीं है। अनपचा भोजन में अपशिष्ट नहीं होता है। अपशिष्ट वो पदार्थ है जो पच गया वो अपशिष्ट हो गया। हाँ, जो सभी जितने भी हमारी अग्नि है उन्होंने काम कर लिया और जो जो जिस धातु को लेना था वो लेने के बाद
जो किसी भी उपयोग का नहीं बचा उसे अपशिष्ट कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर यह है कि जो अपशिष्ट पदार्थ है और जो अनपचा भोजन है उनमें ये अंतर है। अपशिष्ट पदार्थ के अंदर पोषक तत्व बहुत सूक्ष्म होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, लेकिन पाचक अनपचा भोजन है उसमें पोषक तत्व होते हैं। उसमें अगर प्रॉपर अग्नियां होती उसकी तो उसमें से पोषक तत्व निकल सकते थे। ठीक है, ठीक है गुरुजी। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछें। गुरुजी आचार्य जी, मैं इस पे कुछ कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ क्या? आप लोग भोपाल हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? कहिए। थोड़ा ये उपेंद्र जी अपना माइक म्यूट करे तो समझ में आए। माइक वो चल रहा उनका। उपेंद्र जी अपना माइक म्यूट करें। अच्छा, ठीक ठीक सर। हाँ आचार्य जी, ये जो भाई को मतलब सवाल था उनका कि ये खाते ही जाना पड़ता है, तो सबसे पहले तो ये नाभि अगर अपने जगह पे नहीं होती है तो इसमें ये समस्या आती है। तो नहीं नहीं, एक तो बहुत पहले ज्यादा टाइम से है, बहुत ज्यादा टाइम से है, 2 3 4 5 साल से उनको बिल्कुल प्रॉब्लम है। बिल्कुल होती है वो, 10 साल 20 साल पुराना भी होती है वो। तो उनकी तो पहला वो आप नाभि सेट कर दीजिए। दूसरा ये है कि उनको जैसे आचार्य जी ने बताया हिंगवाष्टक चूर्ण, तो वो तो अग्नि के लिए हो गया, लेकिन उसको उनको रोकना है तो उसके लिए बिलवादी चूर्ण दे दीजिए आप। तो बिलवादी चूर्ण, हाँ बिलवादी चूर्ण जो बेल का चूर्ण होता है, ठीक। तो वो सुबह शाम 1 चम्मच जो है ठंडे पानी में या छाछ में घोल के उनको पिला दीजिए, तो उससे उनका मल बंधेगा। ओके जी। और भोजन कराएं जो साधारण है, हल्का है, खिचड़ी है, दलिया है, उस तरीके के भोजन। और नाभि तो बिल्कुल उनकी हटी हुई होगी, आप चेक करवा लीजिएगा। नाभि चेक करने आता होगा या फिर कोई स्पेशलिस्ट होंगे उनसे आप चेक करिएगा नाभि। मुझे बिठाना भी आता है। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्लीज आप आल म्यूट कर दीजिए और सबको अपने बात मत कर लीजिए। आप अपनी क्लास करिए और जिनको आपसे पूछना होगा ना वो बाद में आपसे डायरेक्ट बात करके अपना मरीज दे, और आप आल म्यूट कर दीजिए। गुरुजी आप अपनी क्लास सही कीजिए आप। हाँ, हमें आप नहीं तो ये बात सभी सभी कॉन्सेप्ट अपना रखते रहेंगे, क्लास नहीं होने देंगे, और आप जो बताना चाहते हो बता नहीं पाएंगे। ये बीच में अपने कोई अपने दिखा रहा है कि हमें ये प्रॉब्लम है, कोई ये गलत हो जाएगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना करिए ना। आपने हम आपसे सीखने आए ना, आप सिखाइए हमें। हम बोलेंगे क्लास हम अटेंड आपसे कर रहे हैं ना, ये आप सभी लोगों से क्लास थोड़ी अटेंड कर रहे हैं हम। ऐसे हिंदुस्तान में 3 लोगों के बीच में कोई ना कोई डॉक्टर तो होता है, ये बता ही देगा कुछ ना कुछ। जैसे अपने अपनी समस्या ना हल कर रहे हैं। ठीक है, समस्या हल करनी, आपसे बाद में बात करेंगे ना सर। अशोक जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा है, हम सारे गुरुजी से सीखने आए हैं और उल्टा यहाँ पे डिस्कस करने लग जाते हैं। हमारे मरीज को ये, हमारे मरीज को ये। सीख तो लो पहले जो गुरु ऐसा लगता है जैसे गुरुजी को उनका हम सिखा रहे हैं। जय हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने जी। भाई हम भी कुछ चीजें जानते हैं, हम भी बोल सकते हैं। लो हम भी क्लास लेना शुरू कर देता हूँ गुरुजी के साथ में। ऐसा थोड़ी है, फिर हम गुरुजी का क्या मतलब हुआ? तो गुरुजी जो जानते हैं उनसे अलग से कुछ सीखने आए हम। हाँ, गुरुजी से हम कुछ अलग सीखने आए ना, तो गुरुजी का जो है वो हमें सीखना है, चाहे टूटा फूटा कैसा भी हो, वो ही सीखना मुझे। अपना कहीं सीख के आए, हमारे पास है वो करते रहिए आप आलमूट कर दीजिए सर। आप कंटिन्यू रखिए प्लीज जी। देखिए, पहले तो 1-2 चीजों को समझेंगे हम। आप हर कक्षा में कोई ना कोई व्यक्ति अपनी एक बीमारी से जोड़ लेता है। ठीक है, बीमारी को जोड़ने की बजाय, वैसे इनका सवाल अच्छा था, सवाल गलत नहीं था, इस तंत्र से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसमें जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो हमें नहीं बताना चाहिए था। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये बताना चाहिए था कि वो ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए जब डिजीज पे हम डिस्कस करेंगे उस समय हम जाएंगे, तो आगे से इसका हम सब ध्यान रखेंगे। दूसरा, इस विषय में ना जो भी जिनका क्वेश्चन था और जो दूसरे भाई जो उस चीज पे सलाह दे रहे थे, हम तीनों इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है, जो सॉल्यूशन है
वो दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो अभी इस कक्षा में चर्चा नहीं करेंगे, आगे इस विषय में लेंगे, उस समय करेंगे, या फिर आपको तीनों को डाउट हो तो व्यक्तिगत रूप से हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ये बिल्कुल वैलिड बात है कि इस तरीके से करने से कहीं ना कहीं हम तो आप पूछिएगा। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मेरा ये प्रश्न था कि ये जैसे अमाशय में जठराग्नि द्वारा पाचन होता है, तो इसमें रसों का निर्माण कहाँ पर होता है? रसों का निर्माण, वैसे तो रसों का इसमें आपका जो पेट है वहां पे भी रसों का निर्माण होता है। आपकी जो मुख्य रूप से रसों का निर्माण होता है जितनी आपकी आंतें हैं वहां पर होता है। बाकी पेट में भी जहां भी आपकी अग्नि है ना, जैसे जठराग्नि हो गई आपके पेट के अंदर, फिर आगे चल के अग्नियां चलती गई आपकी आंतों के अंदर, तो वहां अग्नियों के साथ साथ रसों का भी निर्माण होता है। इसके अलावा कुछ हमारे और ऑर्गन्स हैं जिसका जिक्र हमने नहीं किया, जो सहायक ऑर्गन है, जैसे लीवर है, आपका अग्नाशय है, तो वो भी अपने अपने रस रिलीज करते हैं इसमें। जी। हेलो गुरुजी, हेलो हेलो। हाँ, ये जो गैसेस जो बनती है, गैसेस बनती है सारी, और जो आती है, तो वो भी यही चीजों का पाचन का ही एक भाग है। तो वो गैस का, हाँ, गैस जो हमारे शरीर में बनती है वो उसी का भाग है, क्योंकि जब भोजन नहीं पच पा रहा है तभी हमारे गैसेस बनती हैं। और दूसरा इसका कारण ये है कि आंतों में आपकी समस्या है, आंतों को आपको मजबूत करना पड़ेगा। प्रॉपर रस जो आंतों में बनने चाहिए वो रस नहीं बन रहे हैं। गुरुजी क्षार और लवण कहाँ बनते हैं? हैं? क्षार और लवण कहाँ बनते हैं? क्या पूछा आपने? गुरुजी हमारी बॉडी में क्षार बनते हैं और लवण बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं? हमारे शरीर में क्षार बनते हैं, पूरे शरीर में क्षार बनते हैं। मुख्य रूप से आपके ये जो आपका पेट आ गया और आपकी आंतें आ गई, इनके दोनों के अंदर बनते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म रूप में पूरे शरीर में बनते हैं। गुरुजी हमारा प्रश्न है कि किन महाभूतों से कौन सा रस बनता है? ये कौन सा रस बनता है? 45 रुपए का हो। एक बार माइक म्यूट करें। गुरुजी आप माइक म्यूट कर दिया गया तो वहां से अपने पास से मेरे पास से मैं कैसे? अच्छा ठीक से। मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है यार माइक म्यूट करने का ना, बाकी तो म्यूट हो ही गए हैं। आपका प्रश्न था किस किस महाभूत से कौन से रस बनते हैं? इसके जवाब मैं अगली कक्षा में दूंगा। मुझे भी ये मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है, तो अगली कक्षा में आपको जवाब देंगे। आपका क्वेश्चन यही है ना, जैसे हमारा अमल हो गया, अमल के अंदर कौन कौन सा महाभूत है, यही क्वेश्चन है आपका? जी जी गुरुदेव यही है। हाँ, तो मैं एक बार देख के फिर आपको बताऊंगा, मुझे याद नहीं हो। एक आचार्य जी, जो पाचन क्रिया है उसमें छोटी आंत में जैसे हमारे रस बनने लगते हैं, तो रस के बाद फिर अगली जो प्रक्रिया है वो रक्त की है, तो वो रक्त का बनने का स्थान कहाँ है? और फिर रक्त बनने के बाद फिर बोलते हैं रस से फिर मांस बनेगा, तो वो मांस कहाँ पे बनता है? फिर मांस के बाद जब मेद बनता है तो वो कहाँ बनता है? सारी चीजें तो आंत में नहीं बनती होगी, पहले एक चीज बनेगी फिर दूसरी फिर तीसरी, इनकी कुछ शायद सीक्वेंस है या सारी चीजें एक ही साथ बन जाती है?
आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और देखिए, जैसे ही हमारे पेट से अगली भोजन पचने के बाद रस हमारी आंत के अंदर गया, तो आप इसको किसी भी शास्त्र में पढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ऐसे ही हो रहा है, पहले रस से रक्त बन रहा है, रक्त से फिर जो मांस बन रहा है। ऐसे नहीं हो रहा है ये। मैं भी इसको बहुत समय तक इसी तरीके से सोचता रहा, लेकिन एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर अरुण वर्मा जी, उन्होंने मेरा एक कंफ्यूजन दूर किया। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होता है। आप अगर ऐसे देखोगे कि पहले रस बना, फिर रस से जो ना रक्त बना, रक्त से मांस बना, मांस से जो है मेद बना, मेद से अस्थि बनी, मज्जा बनी, शुक्र। पहले मैं ये सोचता था कि रस बनने में कुछ समय लगता होगा 4 दिन, फिर 4 दिन में रक्त, फिर रक्त से मांस बनने में 6 दिन लगता होगा। इस तरीके के विचार मेरे भी मस्तिष्क में चलते थे। लेकिन आप हमारी पुस्तकों को देखोगे तो उसमें इस तरीके से वर्णन नहीं है कि कितने समय में बन रहा है। उसमें खाली यही लिखा हुआ रस, रक्त, मतलब एक सीक्वेंस दे दिया, रस, रक्त, मांस, उसके बाद मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। लेकिन जब हमारा रस हमारी आंतों के अंदर आ गया, तो आंतों के अंदर सारी अग्नियां काम कर रही हैं। आंतों के अंदर हमारी जो जितनी भी रस अग्नि है, रक्त अग्नि है, मांस अग्नि है, ये सातों की सातों अग्नियां हमारी काम कर रही है। 5 हमारी धातु पंच महाभूत अग्नियां काम कर रही है, 7 धातु अग्नियां काम कर रही हैं। ये जब अग्नियां काम करती हैं तो एक जो रस है, उस रस के अंदर जो कंटेंट लेना है जिस अग्नि को, मान लो रक्त धातु को कोई कंटेंट लेना जो उसके समानांतर है, तो वो उसमें प्रोसेस करके अग्नि का काम है उसको अपने योग्य बनाना। ऐसे ही जो मांस धातु की अग्नि आएगी, वो उसे उसमें से रस को अपने योग्य बना के उसे ले लेगी। मेरा इसमें ये मत है। और कोई क्वेश्चन है? एक आचार्य जी मज्जा में बताते हैं कि अस्थि में बताते हैं कि रक्त बनता है, ये मॉडर्न साइंस आई थिंक बोलती है, तो उसके ऊपर क्या कुछ है इस संदर्भ में? देखिए, मॉडर्न साइंस कहती है बिल्कुल 100% सही है, अस्थि के अंदर, मज्जा के अंदर रक्त बनता है। लेकिन आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ऐसा नहीं माना गया है। नहीं, आपने जो बताया आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट मैं अभी समझ पा रहा हूँ, समझ गया हूँ, बट वही है कि ये बोलते हैं कि रक्त है वो मज्जा में बनता है, तो वो भी कुछ समझ में नहीं आया। इसीलिए वो बोन मैरो टेस्ट भी करते हैं ब्लड कैंसर के केस में, बोन मैरो का टेस्ट करते हैं। लेकिन इसमें दोनों के कंसेप्ट अलग अलग है, और मतलब किसी भी रूप में ये मतलब ना तो वो प्रूव कर सकते हैं, ना हम प्रूव कर सकते इस बात को। हालांकि जब साइंटिफिक तरीके से प्रूव करने की बात आएगी तो ज्यादा तथ्य जो है आधुनिक विज्ञान के पास ही है। हाँ, कुछ चीजें अब ऐसी चीजें आई है, जैसे आज हमने एक प्रैक्टिकल किया, बहुत अच्छा, क्लास से थोड़ा हटके है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक ORP होता है ना, उसका फुल फॉर्म तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो ORP किसी भी भोजन का एंटीऑक्सीडेंट डिसाइड करता है ना, भोजन की गुणवत्ता डिसाइड करता है, जल की गुणवत्ता डिसाइड करता है। तो ये एक कैंजन वाटर करके जापान की कोई टेक्नोलॉजी है, वो इसके ऊपर काफी क्लेम करते हैं। तो मैं उस पर काफी समय से कार्य कर रहा हूँ। उनकी एक मशीन आती है लगभग 3 लाख रुपए के समथिंग, तो उसी के समानांतर एक मशीन तैयार करी है जो कम लागत में तैयार हो जाएगी। तो जो उस ORP मीटर में हम जब देखते हैं तो जो कैंजन वाटर है तो वो नेगेटिव बनता है लगभग। मैंने उसकी आज एक वीडियो बनाई है, मैं पोस्ट करूंगा, आप देखना। अभी एग्जैक्ट पूरा नहीं कह सकता, लेकिन वो लगभग 450 के आसपास नेगेटिव बनता है कैंजन वाटर। फिर जो सामान्य पानी हम पी रहे हैं वो पॉजिटिव बनता है, मतलब वो कम उपयोगी है। जो पॉजिटिव बन रहा है वो कम उपयोगी है। 60 के आसपास था, हमने गुरुकुल का आज नापा था। फिर हमने क्या किया, गोमूत्र को नापा, तो आप मतलब हैरान हो जाओगे। पहले हमारे पास गोमूत्र सुबह के 5 बजे का लिया हुआ था, उसका नेगेटिव ORP 500 आया, और उसके बाद भी मीटर आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे, 501, 502। उसके बाद हमने क्या किया कि जैसे गौशाला के पास खड़े होके उसको माप रहे थे,
तो इतनी देर में गोमाता ने गोमूत्र कर दिया। तो जो ताजा गोमूत्र हमने लिया तो उसका जो ORP जो है गया कितना, 800 के आसपास। तो इसीलिए हम जैसे जब रोगी को गोमूत्र देने की बात करते हैं तो ताजा गोमूत्र को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा गुणकारी हो जाता है। उसका एक प्रैक्टिकल ORP क्या है समझाइए। ORP का देखो फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, ये टेक्निकल वर्ड है, बट एक उसका एक पूरा आर्टिकल है, एक नोबेल प्राइज विजेता है, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको पूरे कंसेप्ट को कैंसर से जोड़ा हुआ है। तो उसका मूल मतलब ये है, सार रूप में ये है कि वो ये बताता है कौन सा भोजन कितना एंटीऑक्सीडेंट है, कितना खाने के लिए उपयोगी है, जल है या भोजन है। जैसे जितने भी हमारे प्राकृतिक फल और सब्जियां हैं वो एंटीऑक्सीडेंट हैं। उनमें भी जो सब्जियां यूरिया DAP से तैयार हो रही है वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, जबकि जो प्राकृतिक रूप से तैयार हो रही है वो एंटीऑक्सीडेंट है। इसको देखने के लिए एक उन्होंने मीटर बना रखा है, उसको मीटर का नाम ORP है। तो मैं देख के इसकी फुल फॉर्म बता दूंगा। ORP की फुल फॉर्म आचार्य जी, ORP की फुल फॉर्म है ऑक्सीडेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि जो भी आप चीज ले रहे हो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हाई और कितनी लो है। इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, यही इसका मेन कंसेप्ट यही है। तो वो क्या करता है, भोजन को एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, प्लस जो हमारी कोशिकाएं हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई भी देता है, और साथ में जो कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने होते हैं उनको भी वो निकालता है। और आचार्य जी एक बात और बोल रही है, जो आजकल RO वाटर लग रहे हैं उसमें ORP वैल्यू वो हाई रखते हैं, परंतु इससे एक नुकसान सभी लोगों को होता है। जब हम ORP वैल्यू हाई रखते हैं, यानी कि जो ऑक्सीडेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा उतनी कम हो जाती है। अभी आचार्य जी आपने उदाहरण दिया था गौमूत्र का, तो जब हम ताजी गौमूत्र लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, इसी वजह से कैंसर रोगियों पे इसका अधिक असर पाया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बताया, वो इसीलिए ताजा गौमूत्र का कंसेप्ट है। और इसको हमने 3 टुकड़ों में तोड़ के उसकी वीडियो बनाई है। जो 1 साल पुराना गौमूत्र है वो भी देखो, कमाल की बात यह कि उसमें इतना अमोनिया होने के बाद भी वो भी उसका ORP नेगेटिव आया, हालांकि 60 ही आया नेगेटिव उसका, बट वो नेगेटिव है। यानी कि गौमूत्र वास्तव में ही बहुत गजब की टेक्नोलॉजी है। हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो गौमूत्र के बारे में बताया है ना, आप बताओ, जो ऋषि मुनियों ने गौमूत्र के बारे में बताया वो बहुत श्रेष्ठ है। और मतलब कितनी खुशी हुई कि देखो हमारी संस्कृति में जो चीजें वर्णन है, गोमूत्र है या गंगा जल है, गंगा जल का भी ORP नेगेटिव आता है, लेकिन कहाँ पे आता है, गंगोत्री से। हमने गंगा जल को अलग अलग जगह पे देखा है ORP, जैसे गंगोत्री से निकलता है उस समय ORP नेगेटिव है, उसके बाद जो है वो पॉजिटिव होता चला जाता है। जैसे ही शुक्रताल के पास आती है गंगा जी, उसके बाद तो मतलब बुरा हाल होता जाता है। हरिद्वार तक फिर भी ठीक है। और कोई प्रश्न है? गुरुजी। हेलो हेलो जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी नेगेटिव का क्या मतलब होता है? ORP नेगेटिव का मतलब करता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट है, मात्रा ज्यादा है। पॉजिटिव का मतलब है कि वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। वो वैल्यू दिखाता है उसमें, बेसिकली जो मीटर है वैल्यू दिखाएगा, माइनस में दिखाएगा तो वो अच्छा माना जाता है, और वो पॉजिटिव में दिखाया जाता है तो नेगेटिव माना जाता है। उसका पूरा कंसेप्ट की एक फाइल मैंने PDF ली है, तो वो मैं आपको किसी दिन समय लगेगा तो भेजूंगा उसको और सिंपलीफाई करके। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, जो आपने बताया कि ये गंगोत्री का पानी नेगेटिव है, इसकी अगर हम रिएक्शन चेक करते हैं तो क्या आती है इसमें? इसकी रीडिंग आई थी लगभग 450-500 के आसपास, और पीएच आता है रीडिंग नहीं सर, रिएक्शन जो में से पीएच मान होता है ना, जो पीएच तो 7.5 से ज्यादा आता है। नहीं जैसे मतलब रिएक्शन अल्कलाइन होती है या मतलब वो एसिडिक होती है? अल्कलाइन होता है ना, 7.5 पीएच आ रहा है तो अल्कलाइन हो गया ना। 7.5 से ऊपर मतलब पीएच मतलब अल्कलाइन में आएगा ना। 7 से ऊपर जितना भी हो अल्कलाइन माना जाता है, हिंदी में उसे क्षारीय बोलते हैं। और उससे नीचे आता है, जैसे जैसे नीचे आता है तो एसिडिक माना जाता है। जैसे
कोल्ड ड्रिंक्स के सबसे ज्यादा एसिडिक मानते हैं हम, 2.5 है ना। जी जी, ये एसिडिक को हम नेगेटिव बोलते हैं गुरुजी। ये तो मुझे नहीं पता नेगेटिव, वो इसका कंसेप्ट ओआरपी से नहीं है जी। देखो ये दोनों चीजें अलग है, ओआरपी का कंसेप्ट अलग है और उसकी जो पीएच वैल्यू है वो कंसेप्ट अलग है। जी गुरुजी। और चीजें अलग है, जैसे पीएच अलग है और टीडीएस अलग है, अलग है। पीएच वैल्यू, पीएच तो ये बताता है कि किसी भी भोजन में, जल में, उसमें अम्ल ज्यादा है, मतलब वो अम्लीय है या क्षारीय है। यानी कि जिसकी वैल्यू, जैसे गंगा जल की 7.5 है, एक सही मतलब इस समय जो बारिश आएगी उसका तो पीएच इतना नहीं आता, बट जो एक प्राकृतिक समय होता है ना, जून जुलाई जो सावन के महीने में बारिश आती है, उसका पानी भी लगभग 7.5 का पीएच का होता है। तो 7.5 पीएच सबसे अच्छा माना जाता है। उससे ऊपर जितना भी जाएगा उसको अल्कलाइन बोलते हैं, एल्कलाइन वाटर कुछ ऐसे बोलते हैं, और जो नीचे आएगा वो एसिडिक वाटर होगा। जी गुरुजी। हेलो, इसकी जो टर्मिनोलॉजी मजबूत होती है। हम कॉमर्स बैकग्राउंड के विद्यार्थी रहे हैं, ठीक है, उनको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पता होती है। इसीलिए जब बीएमएस करवाते हैं तो उन्हीं को करवाते हैं जिनके पास +2 में मेडिकल होता है, ताकि वो 2 सालों में उन विषयों को अच्छे से पढ़ चुके होते हैं। जैसे गुरुजी हमें कोई भी भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं। हेलो, क्या जी? जैसे गुरुजी कोई भी भोजन करते हैं हम या नाश्ता करते हैं, सबसे ज्यादा हमें लिक्विड की जरूरत पड़ती है। हाँ। जैसे कोई भी हमें किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसमें अगर हमें अल्कलाइन वाटर का यूज करते हैं तो ज्यादा मतलब फायदेमंद रहेगा ना जी? ये इस बात पे निर्भर करेगा, ऐसा नहीं है कि सभी को अल्कलाइन वाटर फायदा करेगा। और उसकी शरीर की पहले से स्थिति क्या है, यानी अगर उसका शरीर पहले से एसिडिक है और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखेंगे तो पहले से उसका पित्त बढ़ा हुआ है, तब तो उसको एल्कलाइन देने का फायदा है, क्षारीय देने का फायदा है। और अगर किसी का पित्त बढ़ा नहीं है तो फिर उसको देंगे तो उसकी अग्नि मंद होती जाएगी, यानी कि उसको भूख कम लगनी स्टार्ट हो जाएगी। आप एक चीज को समझिए, एक तरफ तो है आपका एसिड और एक तरफ है आपका अम्ल, यानी कि एक तरफ अल्कलाइन हो गया, एक तरफ एसिडिक हो गया। इन दोनों का संतुलन श्रेष्ठ होता है। अगर किसी भी चीज में कोई भी चीज नीचे जाती है, जैसे शरीर एसिडिक हो गया तो उसको ठीक करने के लिए क्या देंगे हम? क्षारीय देंगे तो ऊपर आ जाएगा। और अगर मान लो बहुत ज्यादा क्षारीय हो गया तो हमें क्या देना पड़ेगा? हमें एसिडिक देना पड़ेगा, नहीं तो अग्नि मंद हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के शरीर का जो पीएच मान है 9 हो गया, ऐसा होता नहीं है लेकिन हो गया, तो उसकी क्या स्थिति होगी? उसको भूख लगनी बंद हो जाएगी, उसकी अग्नियां सारी मंद हो जाएगी, पाचन मंद हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें ऐसी अग्निवर्धक औषधियां देनी पड़ेगी, जैसे हींग हो गया, जैसे पीपली हो गई, है ना। तो उससे क्या होगा कि जो उसका सर वो धीरे धीरे कम होती जाएगी एसिडिक चीजें देके। जी भोजन अभी आ गया, बस मेरा बस टाइम हो गया, आ गया। और कोई क्वेश्चन है? नहीं फिर आज हम बात करेंगे। गुरुजी ये जो अवरोधन इतना है, हेलो जी, जी, ये जो अवशिष्ट पाचन के बाद ये एक साथ ही मतलब निकलता है, ये क्या सेग्रीगेट होता है या कैसे होता है ये अवशिष्ट, या क्या चीज उसको अलग अलग करती है? आपका सवाल एक बार मैं रिपीट करता हूं ताकि आप मुझे बता सको कि आप यही पूछना चाह रहे हो। आपका ये कहना है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो शरीर से एक ही बार में निकलता है या टुकड़ों में निकलता है, मल के माध्यम से, यही सवाल है आपका? हाँ जी। तो इसकी एक साइकिल होती है ना। जैसे मान लो अभी हमने भोजन किया, ठीक है, तो भोजन करने के बाद उसकी प्रक्रिया होगी भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान अपशिष्ट निकलेगा। तो वो धीरे धीरे एक
थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म मात्रा में आके मल द्वार में एकत्रित होना प्रारंभ हो जाता है। जब उसको प्रेशर हमें कब बनता है, जब वो एक ऐसी मात्रा में आ जाता है जो एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करता है हमें मल करने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा एकत्रित होके समय लगाता है, एक साथ नहीं आता है। जैसे जैसे भोजन पचा, जैसे मान लो हमने टुकड़ों में भोजन किया, सुबह हमने मान लो 2 रोटी खाई, तो उसका मान लो 5 घंटे की साइकिल है। उस 5 घंटे की साइकिल में अपशिष्ट बना, तो जितना बना वो जाके वहां पे संग्रहित हो गया। फिर हमने सुबह के बाद 3 घंटे बाद फिर खाया, तो फिर उसका अपशिष्ट बना वो वहां पे संग्रह हो गया। तो वो संग्रह होने के बाद मल द्वार के माध्यम से निकलता है। अब इसको और एक आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसको एक और तरीका कारण बताता हूँ इसको। अभी लगभग सब लोग दिन में एक ही बार मल त्याग करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? कोई ऐसा है जो 2 बार मल को त्याग करता है? जी गुरुजी है। तो आपका पाचन बहुत मजबूत है। हम आज से जब हम बचपन में थे तब 2 बार मल का त्याग करते थे, और अब इस समय भारत में मेरे हिसाब से मैंने जितना ऑब्जर्व, लाल वाला बटन है ना गुरुजी, फुल स्क्रीन है ना? क्या आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी, कंटिन्यू रखिए। हाँ, क्या बोला आपने? सर वो आनंद जी का माइक था, शायद गलती से ओपन हो गया होगा। हाँ, तो ऐसा होता है। एक दूसरा और कारण मैं बताता हूँ। आप भोजन क्या कर रहे हो, जैसे अगर हम भोजन में ऐसे तत्वों का इस्तेमाल करें, जैसे बाजरे की रोटी खानी स्टार्ट कर देते हैं या जौ की रोटी खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा होता है कि 2 बार मल आ जाता है। लेकिन अब हम क्योंकि भोजन ही लगभग मैक्सिमम एक ही टाइम करते हैं, तो 24 घंटे में एक ही बार मल त्याग होता है। लेकिन अब ये लगभग सभी का ऐसा सीक्वेंस बना हुआ, और जिन लोगों को 2 बार की आदत है उनका बहुत अच्छा है, उसे बनाए रखें। और कोई पर्सन है? लेकिन गुरुजी, मेद और मज्जा में क्या अंतर है? मेद और मज्जा में क्या अंतर है? दोनों धातु हैं और दोनों धातु अलग हैं। जैसे आप पूछोगे रस और रक्त में क्या अंतर है, तो रस एक अलग धातु है, रक्त एक अलग धातु है। और ये दोनों ही, जो मेद है वो भी धातु है और मज्जा भी धातु है। और तकनीकी रूप से जो इनके अंतर है वो आपको देख के बताऊंगा, मेरे को याद नहीं है। गुरुजी रक्त की अम्लता क्यों बढ़ जाती है? रक्त की अम्लता तब बढ़ेगी जब शरीर में अम्लता बढ़ेगी, यानी कि हम भोजन उसी प्रकार का करेंगे। वो आम रस जो है वो बनेगा, भोजन अन्न प्रकार रह जाएगा, मतलब पचेगा नहीं, और हमारा भोजन इस प्रकार का एसिडिक भोजन रहेगा। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था ये गौमूत्र के विषय में। और अच्छा, एक पहले वाले प्रश्न में एक और चीज मैं बता दूं, अगर बहुत पुराना गौमूत्र का भी सेवन कर लोगे तो भी उससे भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें अमोनिया बहुत ज्यादा है। गुरुदेव ये गौमूत्र और गौमूत्र का अर्घ, इसके इनमें दोनों में औषधीय गुणों में अंतर रहता है क्या? बिल्कुल अंतर होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है ताजा गौमूत्र का, और अर्घ होता है उसमें कम गुण होते हैं। जी जी ठीक है जी, आप कक्षा को समाप्त करेंगे। 8:06 हो गई है। कल पूरी रात सोए नहीं है तो आप होने का मन है। फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो इस संस्थान से संबंधित है तो पूछ सकते हैं आप। अब हम दूसरे एसिडिक पेशेंट, एसिडिक लोगों के लिए ताजा गौमूत्र अच्छा रहेगा या फिर अर्क अच्छा रहेगा? जिनका एसिडिक है उनके लिए अर्क ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अर्क बनाते टाइम अमोनिया को हम अलग कर देते हैं, और ताजा गौमूत्र में अमोनिया होता है। हालांकि गुणों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ताजा गौमूत्र लेके उसमें जल मिला के ले लेंगे तो वो अर्क से ज्यादा अच्छा है। एसिडिक लोगों के लिए दे सकते हैं उसको? हाँ दे सकते हैं, उसमें जल मिला के कम मात्रा में दें, और उसके अंदर जैसे धनिये का प्रयोग कर सकते हैं, हरी दूब का रस का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ जी, गुरुजी ये जो मल निकलता है
तो ये कभी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, कभी बहुत ज्यादा पतला होता है, कभी बहुत ज्यादा कड़क जैसा होता है, तो ये क्यों होता है? ये अच्छा प्रश्न है आपका। ये आपके भोजन पे निर्भर करता है। आप जैसा भोजन करोगे उसी प्रकार का मल होगा, और आपकी अग्नियां कैसी है, आपका पाचन कैसा हुआ, आपकी आंतों की क्षमता कैसी है, इन सब बातों के ऊपर ये निर्भर करता है। उदाहरण के लिए आप आज ही रात को दूध के अंदर 1 चम्मच घी डाल के पिए, तो जो आपका सुबह मल आएगा वो बहुत सॉफ्ट आएगा। ठीक है। दूसरा, आप बहुत ज्यादा मात्रा में जीरा खा लें, ठीक है ना, तो आपका मल बंध जाएगा, टाइट हो जाएगा। और भोजन के अंदर आप लिक्विड की मात्रा कम कर दें तो भी आपका मल टाइट हो जाएगा। मतलब एक तरीके से 5 महाभूतों का जो संतुलन है भोजन में, वो जैसा जैसा जिस दिशा में जाएगा वैसा वैसे मल आएगा। एक व्यक्ति खाली दूध ही प्रयोग कर रहा है, लिक्विड फलों का जूस ही ले रहा है, तो उसका मल अलग होगा। एक व्यक्ति गेहूं की रोटी खा रहा है तो उसका मल अलग होगा। गेहूं की जो रोटी खा रहा है उसका मल जो है एक तरीके से इतनी आसानी से निकलेगा नहीं, क्योंकि वो चिपकता है। और गेहूं की रोटी की जगह पे जो जौ की रोटी, चने की मिक्स करके खा रहा है, उसका मल आसानी से निकलेगा और वो बंधा हुआ भी होगा, एक अच्छी शेप, एक तरीके से शेप टाइप में निकलेगा वो। और गेहूं की रोटी खाने वालों का टुकड़ों टुकड़ों में ऐसे जैसे जबरदस्ती निकाल रहे हैं, इस तरीके से होता है। तो भोजन के ऊपर मूल रूप से निर्भर करता है वो। हेलो गुरु जी, नमस्कार गुरु जी। नमस्ते नमस्ते गुरु जी, एक क्वेश्चन अगर टॉपिक से हटके कर सकते हैं? सभी ने किया तो आप भी कर लो, लेकिन ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद जाएंगे। बस कुछ, ठीक है ना, माफी चाहिए। हाँ, ये गुरु जी अंग्रेजी मोम क्या होता है? अंग्रेजी मोम। अंग्रेजी मोम ना, माफी चाहता हूँ, मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है जी। बाकी आपको ये कहाँ से पता चला है? कोई मतलब किस संदर्भ का है ये जले हुए संदर्भ में गुरु जी। अगर कोई इंसान जल जाता है, अगर कोई इंसान जल जाता है ना, तो उसमें यूज करते हैं गुरु जी इसको, अंग्रेजी मोम। जी नहीं, मैंने इसका कभी प्रयोग नहीं किया, आज पहली बार सुना है। गुरुजी, मोम तो 2 ही होता है, कृत्रिम नेचुरल मधुमक्खी से प्राप्त होता है। चलो अब करें कक्षा को समाप्त। जी क्या बिल्कुल। किसी को संस्थान से संबंधित प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, संस्थान को छोड़ के प्लीज ना पूछें।